हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम ACCA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमने अभी तक फाइनेंशियल लाइबिलिटी डिस्कस कर लिया, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया। होप कि आप चीज़ें रिवाइज भी करते जा रहे हैं। अभी तक हमने जो भी चीज़ समझी है वो कॉन्सेप्चुअली समझी है, उसके बाद हमने उनके प्रैक्टिकल डिस्कस किए हैं। अब आज स्टूडेंट हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल असेट्स के बारे में। अभी तक जैसे हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अब हम अपनी जो डिस्कशन है वो फाइनेंशियल असेट्स के बारे में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल असेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मेजरमेंट कैसे होता है, वो आज हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा। और मेनली हम आज जो डिस्कस करेंगे वो फाइनेंशियल असेट्स के अंदर क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। उसमें भी एक और पार्ट ले लेंगे, मेजरमेंट का छोटा सा पार्ट ले लेंगे अमोर्टाइज कॉस्ट का, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। अभी तक देखिए हमने जो डिस्कस किया, जैसे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में मेजरमेंट करने के कितने तरीके थे। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में मेजरमेंट करने के तरीके थे, एक तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड और एक FVTPL। हम FVTPL स्टूडेंट्स किधर लगाते थे? वैसे तो कोई टॉपिक आपके कोर्स में नहीं था FVTPL वाला, बट हमने डिस्कस किया था छोटा सा कि अगर डेरिवेटिव्स हैं तो डेरिवेटिव्स में हमेशा फेयर वैल्यू थ्रू P&L अकाउंटिंग होती है। क्वेश्चन कोई भी अवेलेबल नहीं था तो हमने किया भी नहीं। अमोर्टाइज कॉस्ट पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। अमोर्टाइज कॉस्ट में हमने एक टेबल बनाई, ओपनिंग वैल्यू, इंटरेस्ट रिसीव जो है उसको लेस कर दिया और क्लोजिंग वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब क्योंकि हम फाइनेंशियल असेट्स के क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल असेट्स का क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ध्यान से समझना है, समझ में आपको सारी चीज़ें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे आपका कंसंट्रेशन चाहिए क्लास के अंदर। ठीक है ना, आप जब पढ़ रहे हैं तो बस केवल आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए। तो फाइनेंशियल असेट्स जो है वो 3 तरीके से सबसे पहले आप क्लासिफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियल असेट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है फाइनेंशियल असेट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो, और हो सकता है कि फाइनेंशियल असेट्स जो है डेरिवेटिव्स हो। अच्छा, एक चीज़ और स्टूडेंट, फाइनेंशियल असेट्स का क्लासिफिकेशन समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने फाइनेंशियल असेट्स की डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी पहले ही, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग ही वहीं से करी थी। तो होप कि आपको वो डेफिनेशन याद है। ठीक है ना, उसमें मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा सा। उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे फाइनेंशियल असेट्स क्या होती है। कैश एक फाइनेंशियल असेट्स होता है। हमने किसी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स परचेज कर लिए, वो भी फाइनेंशियल असेट्स था। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, अगर कोई जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी होती है पेमेंट करने के लिए, है ना, या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है, तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी थी। ठीक है ना, लेकिन अगर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है हमारा कहीं से कैश रिसीव करने के लिए, तो वो हमारी फाइनेंशियल असेट्स है। जैसे कि डेटर्स, ठीक है ना, डेटर्स में हमारा क्या होता है, राइट होता है, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवल हो गया, या कहीं पे भी हमारा राइट है टू रिसीव द कैश पेमेंट। और क्या था, डेरिवेटिव असेट्स, ऐसी कंडीशंस जहाँ पे हमें फेवरेबल जो है हमारी हमें फेवरेबल हो सकता है, हमें फ़ायदा हो सकता है। हम एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं जो फ्यूचर में सेटल्ड होगा और हमें फ़ायदा हो सकता है। अगर हमें नुकसान होता है उस केस में तो वो डेरिवेटिव लाइबिलिटी बन जाती है, तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी आती। लेकिन अगर हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें उम्मीद है कि फ़ायदा होगा, तो वो फाइनेंशियल असेट्स होती है। ठीक है ना, जैसे स्वैप्स हो गया, फ्यूचर हो गया, ऑप्शंस हो गया। डेरिवेटिव्स आपके कोर्स में है नहीं F7 लेवल पे, ठीक है ना, तो अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे डेरिवेटिव्स के बारे में ज़्यादा। तो फाइनेंशियल असेट्स जैसे आपने अभी देखा डेफिनेशन के अंदर कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब सपोज हमने किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज कर लिए, ठीक है ना, डिवेंचर्स परचेज कर लिए, इवन हमने किसी को लोन दे दिया, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे हमने सिंपली किसी के इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए। डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, फ्यूचर हो गया, ऑप्शन हो गया, आपने नाम सुना होगा कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, अपने F7 में भी यहाँ पे काम का नहीं है। फ्यूचर ऑप्शन,
फॉरवर्ड्स, ठीक है ना, और भी होते हैं स्वैप्स। स्वैप्स मतलब एक्सचेंज करना, आपने सुना होगा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कभी, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो, ठीक है। तो फाइनेंशियल असेट्स जो है वो तीन तरीके से हम सबसे पहले क्लासीफाई कर सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में और डेरिवेटिव में। अब ये स्टैंडर्ड बोलता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ध्यान से देखना है ना, इंपॉर्टेंट चीज आ गई अब है ना। डेट इंस्ट्रूमेंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हो अमोर्टाइज कॉस्ट पे, डेट इंस्ट्रूमेंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हो एफवीटी ओसीआई पे, डेट इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हो एफवीटीपीएल पे, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को आप रिकॉर्ड करोगे नॉर्मली एफवीटीपीएल पे, ठीक है ना, बट एफवीटी ओसीआई का भी एक जगह पे ऑप्शन होता है, इररिवोकेबल ऑप्शन होता है, ठीक है। डेरिवेटिव्स केवल और केवल एफवीटीपीएल पे रिकॉर्ड होंगे। ये क्या चीजें हैं ये अपन डिस्कस करेंगे कि एफवीटीपीएल क्या होता है, एफवीटी ओसीआई क्या होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट, एफवीटी ओसीआई और एफवीटीपीएल, सर ये मतलब है क्या। देखो हमारा स्टैंडर्ड बोलता है कि हम डेट इंस्ट्रूमेंट को या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को भी रिकॉर्ड करेंगे किसी भी मेथड पे, चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट हो, चाहे एफवीटीपी ओसीआई हो, चाहे एफवीटीपीएल हो। ये डिपेंड करेगा कि क्या कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव से डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया गया है, किस ऑब्जेक्टिव से फाइनेंशियल असेट्स को परचेज करा गया है। समझ में नहीं आई सर बात। देखो ये स्टैंडर्ड बोलता है, मैं डेप्थ के ऊपर वापस से आ रहा हूं, बात इधर करूंगा नेक्स्ट पेज पे। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट को जैसे तीन पार्ट में हमने क्लासीफाई कर लिया फर्दर, है ना, कि डेट इंस्ट्रूमेंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हो किस पे, एट अमोर्टाइज कॉस्ट पे, ठीक है, और किस पे कर सकते हो, एट एफवीटी ओसीआई और एट एफवीटीपीएल। अच्छा मैं आपको बताऊं ओसीआई मतलब क्या होता है, ओसीआई मतलब होता है अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, और एफवीटी मतलब फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। एफवीटीपीएल क्या होता है सर, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। और अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड तो आप देख के आए हो, जो फाइनेंशियल लायबिलिटी में होता है वैसा ही मेथड होता है। सर आप ये बता रहे थे कि डेट के अंदर हम लोग अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड या एफवीटी ओसीआई या एफवीटीपीएल किस बेसिस पे लगाएंगे, क्या हम किसी को भी उठा के, किसी भी डेट को उठा के किसी मेथड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको भी पता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं होती है। ये बोलता है कि स्टैंडर्ड कि चेक करो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, और इस ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है ना, किस पर्पस के लिए आपने जो है डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा था। अगर ये स्टैंडर्ड बोलता है कि इस चीज में आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेगी, एक तो बिजनेस मॉडल टेस्ट होता है और एक होगा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। क्या बोला, एक तो बिजनेस मॉडल टेस्ट होगा और एक क्या होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी है, थोड़ा समय लगेगा मेरे को समझाने के अंदर, ठीक है ना, और बहुत सारी नई चीजें आपको पता लगेगी, है ना, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के अंदर कब हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, यह स्टैंडर्ड बोलता है चेक करो ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव आपको आपका इसका यहां पे होल्ड टिल मैच्योरिटी तक का है, क्या है, होल्ड टिल मैच्योरिटी तक का है, तो इसे कहते हैं कि BMT 1 पास हो गया, बिजनेस मॉडल टेस्ट फर्स्ट पास हो गया। बिजनेस मॉडल बेसिकली टेस्ट जो है वो दो टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, अभी डिस्कस करेंगे अपन एक एक के बारे में। तो पहला टेस्ट पास हो गया अगर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, होल्ड टिल मैच्योरिटी है, और यही स्टैंडर्ड बोलता है कि साथ में केवल BMT 1 चेक नहीं करना है, CCFC 1 भी चेक करना है। CCFC टेस्ट
वन भी चेक करना है। CCFC टेस्ट 1 क्या कहता है कि ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है ये केवल और केवल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, केवल और केवल सोलली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जनरेट करेंगे। मतलब ये स्टैंडर्ड कह रहा है कि अगर हम किसी भी डेट को अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे दिखाना चाहते हैं तो BMT 1 टेस्ट पास होना चाहिए, BMT 1 टेस्ट पास होना चाहिए, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास होना चाहिए। ये 1 नहीं होता, ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट बोलो डायरेक्टली, इसमें 1 का झमेला नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास होना चाहिए। सर ये BMT 1 क्या होता है? BMT 1 मतलब बिजनेस मॉडल टेस्ट। फर्स्ट बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या है कि आप डेट को, उस फाइनेंशियल असेट्स को, भाई देखो आपने किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज करे तो वो आपकी फाइनेंशियल असेट्स ही तो होगी। डिबेंचर परचेज करना असेट ही तो होती है। आपने किसी को लोन दिया है ना, तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश रखते हो उससे, तो ये आपकी असेट ही तो है। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर डेट है तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे कब दिखाएंगे? जब BMT 1 पास हो जाए, साथ ही साथ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास हो जाए। ये दो चीजें अगर एक साथ पास हो जाएगी तब हम जो डेट इंस्ट्रूमेंट है हमारा उसका अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे दिखाएंगे। सर ये BMT 1 क्या होता है? BMT 1 होता है कि हमारी इंटेंशन है कि हम उस डेट इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, मतलब लास्ट तक लेके जाएंगे। अगर हमने डिबेंचर परचेस करे और डिबेंचर की लाइफ 5 साल है तो हम डिबेंचर को 5 साल तक होल्ड करके रखेंगे। अगर हमने किसी को लोन दिया, हमने किसी को 15 साल के लिए लोन दिया, तो हम 15 साल तक उससे लोन रिकवर करते रहेंगे, ठीक है ना। और साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट क्या बोलता है कि वो असेट केवल और केवल क्या जनरेट करनी चाहिए? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, कोई और चीज जनरेट नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर कोई और पेमेंट्स का राइट नहीं होना चाहिए। अब जैसे डिबेंचर होते हैं तो डिबेंचर्स में क्या मिलता है आपको? प्रिंसिपल मिलता है और इंटरेस्ट मिलता है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं अपन, है ना, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गया, या लोन्स एंड एडवांसेस गिवन हो गया, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, किधर कवर होगी? एट अमोर्टाइज कॉस्ट पे कवर होगी, ठीक है सर। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, अभी मैं आपको केवल जो है एक ओवरव्यू दे रहा हूँ चीजों का, ठीक है। और भी इनको और भी डिटेल में समझेंगे अपन। अच्छा सर, FVT OCI कब दिखाएंगे? FVT OCI पे तब दिखाएंगे जब हमारा ऑब्जेक्टिव होल्ड टिल मैच्योरिटी भी कर सकते हैं, मैच्योरिटी तक रख भी सकते हैं, या फिर सेल भी कर सकते हैं। मतलब इसे बोलते हैं BMT 2 पास होना। बिजनेस मॉडल टेस्ट टोटल 2 होते हैं, BMT 1 और BMT 2। BMT 1 तो बोलता है कि होल्ड टिल मैच्योरिटी, और BMT 2 बोलता है कि होल्ड टिल मैच्योरिटी और सेल। मतलब हम उस इंस्ट्रूमेंट को बेच भी सकते हैं या फिर हम मैच्योरिटी तक रख भी सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ उसमें भी सोलली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो जिसपे सोलली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिले, तो ये भी वही होता है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, ठीक है। तो हम अगर ये 2 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाए, मतलब BMT 2 पास हो जाए प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास हो जाए, तो ये दोनों चीजें अगर एक साथ पास हो जाए तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को कहाँ दिखाएंगे, किस मेथड से क्लासिफाई करेंगे? फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से क्लासिफाई करेंगे। कैसे करेंगे अकाउंटिंग, कैसे करेंगे, वो तो बात की बात है। पहले तो आप ये समझो कि क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है। हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे लेके जा रहे हैं, तो कब लेके जा रहे हैं, और फेयर वैल्यू
एट अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम पे लेके जा रहे हैं तो कब लेके जा रहे हैं, और बात केवल किसकी कर रहे हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट की। अभी इक्विटी की तो बात नहीं कर रहे अपन, केवल डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डेट किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल असेट्स। हमने एक फाइनेंशियल असेट्स परचेज करी है, ठीक है ना, या फाइनेंशियल असेट्स जनरेट करी है, जैसे हमने डिबेंचर्स परचेज किए हैं या फिर हमने लोन्स दिए हैं किसी को, ठीक है। अब तो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हम जो प्रॉफिट होगा, जो गेन होगा, उसको अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में लेके जाएंगे। आपको एक बात बताता हूं, ठीक है ना, ध्यान से। अगर आप ये पहली बार ओसीआई नाम सुना है तो आप जब पी&एल बनाते हो ना, पी&एल बनाते हो तो पी&एल में एक तो आप सारे सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वगैरह वो सब दिखाते हो, मतलब नेट प्रॉफिट दिखाते हो। और आजकल क्या है, नया सिस्टम आया है कि कुछ आइटम को अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम नाम से शो करो, ठीक है ना। वो आपके डायरेक्टली नेट प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। उसको अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम नाम से दो शो करो। जब आप स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाओगे ना, एसपीएल बना दो, एसपीएल लिख दो डायरेक्टली इसको, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, और नेट प्रॉफिट प्लस अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम को बोलो टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट प्लस अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम को बोलो टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम। सर ये अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम क्या होती है, जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं, रिवॉल्यूशन का गेन। याद करो 11th क्लास 12th क्लास, कोई आपके पास लैंड पड़ी है ना, लैंड 10 लाख की है, और उसको आप रिवैल्यू करके 15 लाख पे लेके आते हो, 15 लाख पे लेके आते हो, तो 5 लाख का जो गेन हुआ, क्या आप उसको पी&एल में डालते थे क्या कभी? नहीं सर, हम कभी भी पी&एल में नहीं डालते थे, ठीक है ना। उसके लिए आप रिवॉल्यूशन रिजर्व सेपरेटली बनाते थे। अगर आप 11th 12th क्लास को रिकॉल कर पा रहे हो तो, और नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, रिवॉल्यूशन गेन को कभी भी हम पी&एल में नहीं डालते हैं, आपने भी सुना होगा, ठीक है। तो अब ये जो स्टैंडर्ड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16, बाद में पढ़ेंगे, है ना, आगे आएगा, तो वो क्या कहता है कि रिवॉल्यूशन गेन को अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में डाला जाए, ओसीआई में डाला जाए, ठीक है। तो मैंने अभी बस केवल ओसीआई के डिस्कशन किया है, मैं अभी ज़्यादा नहीं जा रहा ओसीआई में, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो अगेन इस पे आते हैं, अभी ओसीआई समझना मुद्दा नहीं है, अभी समझना मुद्दा है कि अपन क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं फाइनेंशियल असेट्स का। तो पहली बात ये करो कि फाइनेंशियल असेट्स अमोर्टाइज कॉस्ट पे कब दिखाओगे, आप बताओ। फाइनेंशियल असेट्स हम अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे तब दिखाएंगे जब BMT1 और CCFT या CCFC टेस्ट पास हो जाए, ठीक है। BMT1 मतलब बिजनेस मॉडल टेस्ट। क्या है बिजनेस मॉडल टेस्ट 1? कि हम फाइनेंशियल असेट्स को होल्ड करेंगे टिल मैच्योरिटी। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट क्या बोलता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो केवल और केवल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जनरेट करेगा रेवेन्यू के अंदर, और उसके अलावा कुछ भी जनरेट नहीं करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाएगी, हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी तक लेके जाना है, लास्ट तक लेके जाना है, तब हम लगाएंगे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। सर लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव जो है हम उसको बेच भी सकते हैं और मैच्योरिटी तक रख भी सकते हैं, ठीक है ना। हमने अभी तक ऐसा डिसाइड नहीं किया है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा पैसा मिल जाएगा तो हम उस डिबेंचर को बेच भी देंगे, ठीक है ना, बीच में। और अगर नहीं मिलेगा तो ब्याज कमाते रहेंगे और लास्ट रिडम्पशन जो है उससे रिकवरी कर लेंगे ना। जब लास्ट में उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो कंपनी हमें प्रिंसिपल का रिडम्पशन कर देगी। ऐसा भी कर सकते हैं, बीच में बेचेंगे नहीं। मतलब हमारी डिस्क्रिप्शन पे है कि हम उसको सेल भी कर सकते हैं और मैच्योरिटी तक रख भी सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारी डिस्क्रिप्शन पे है, हमने केवल यही सोचा है। तो बस फिर फेयर वैल्यू थ्रू OCI मेथड लगाओ। शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट भी पास होना चाहिए। वो क्या कहता है कि वो उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जिसमें केवल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलता हो। बस हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, बेसिकली आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव हमारा ट्विन ऑब्जेक्टिव है। ट्विन ऑब्जेक्टिव मतलब दो उद्देश्य हैं हमारे, दो तरह के उद्देश्य हो सकते हैं, हम बेच भी सकते हैं और हम उसको रख भी सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, FVTPL के बारे में डिस्कशन करो, तीसरी क्लासिफिकेशन के बारे में डेट के अंदर।
अगर स्टूडेंट्स या तो कोई फाइनेंशियल असेट हमने जो परचेज करी वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट ही पास ना कर पाए, ठीक है ना, इसमें फेल हो जाए, या फिर कोई ऐसी फाइनेंशियल असेट है जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट तो पास हो रहा है लेकिन बिजनेस मॉडल टेस्ट पास नहीं हो रहा है, तो उन केसेस में, इन दोनों केसेस के अंदर हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को FVTPL पे दिखाएंगे। तो समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो? हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट परचेज किए हैं जिसको हमने परचेज ही इसलिए किया है कि हम उसको सेल करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ही केवल एक ही है कि भाई हम तो शुरुआत से इसको सेल करने के लिए ही खरीदे हैं। तो जब ऑब्जेक्टिव ही सेल करने का है तो BMT 1 में कवर होगा क्या? BMT 1 क्या कहता था? होल्ड टिल मैच्योरिटी। BMT 1 में कवर नहीं हुआ। BMT 2 में क्या था? ट्विन ऑब्जेक्टिव थे, बेच भी सकते हैं और होल्ड टिल मैच्योरिटी भी कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, उसमें भी कवर नहीं हो रहा। तो अब हमारा बिल्कुल अलग ही ऑब्जेक्टिव चला गया। हमारा ऑब्जेक्टिव चला गया शुरुआत से कि भाई हम तो बेचेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत बेचेंगे, कोई मैच्योरिटी तक का नाटक नहीं चाहिए हमें, हम रखेंगे ही नहीं मैच्योरिटी तक, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ जाएगा? FVTPL में क्लासीफाई होगा। अच्छा सर, ठीक है। या फिर मान लो कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इनके अलावा कुछ और जनरेट कर रहा है रेवेन्यू के अंदर। जैसे मान लो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में डिबेंचर कन्वर्ट हो जाता है शेयर्स के अंदर, आप जानते ही हो, ठीक है ना। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाता है शेयर के अंदर। तो इसमें जो है, क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही सोलली पेमेंट है या कुछ और पेमेंट मिल रहा है इन्वेस्टर्स को? बताओ भाई, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा भी एक कन्वर्जन राइट मिल रहा है, कन्वर्जन का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है ना, जिसमें कन्वर्ट हो रहे हैं डिबेंचर्स, किसमें? शेयर्स के अंदर। तो जब भी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आ जाएंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास नहीं हो पाया, तो उस केस में भी हम लोग FVTPL के अंदर ही शो करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को। तो अब आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे कि सबसे पहले बताओ, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में कब दिखाओगे? जब हम BMT 1 पास करेंगे और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास करेंगे, ठीक है। ये BMT 1 क्या कहता है? होल्ड टिल मैच्योरिटी तक। FVT OCI में कब दिखाएंगे? अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में, जब BMT 2 पास होगा। BMT 2 क्या कहता है? हम होल्ड टिल मैच्योरिटी भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, तो इन ऑब्जेक्टिव है, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट भी हमारा पास हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें देखो, अब आप ध्यान से देख सकते हो कि चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम हो, दोनों में कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट तो पास होना मैंडेटरी है। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट ही पास नहीं हो पाया तो हम कहाँ दिखाएंगे इसको? तो हम इसको शुरुआत से, अगर इफ CCFC टेस्ट पास नहीं हो पाया तो हमें कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा ले जाओ किधर? FVTPL पे। या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव केवल इसको बेचना ही है, हमने इंस्ट्रूमेंट खरीदा ही क्यों है? बेचने के लिए, तब भी हम किधर दिखाएंगे? FVTPL पे। कुछ समझ में आएगा? थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है ना। एक साथ सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे जाएंगी। और अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? डेट की, ठीक है ना। जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने इसको 3 तरीके से बांटा था। डेट की बात करेंगे हम, इक्विटी की बात करेंगे हम, और डेरिवेटिव्स की बात करेंगे हम, ठीक है। अभी मैंने केवल डेट वाला पोर्शन उठाया है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? अच्छा, एक चीज और सर, इसके अंदर हमें ये चीज बताओ आप कि मतलब थोड़ा और व्यवहारिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से समझा पाओ तो थोड़ा और अच्छे से समझा पाओ, है ना। जैसे मैं आपको देखो एक चीज बताता हूँ ना, आपके पास एक घर है, हाउस है, ठीक है।
इसको 3 कंडीशन से समझते हैं हम। सबसे पहले कई लोग क्या करते हैं कि घर केवल रहने के लिए लेते हैं, ठीक है ना। आपके पास घर है और केवल आपने रहने के लिए ले रहे हो काम में, है ना, और किसी काम में नहीं ले रहे। एग्जाम्पल ले रहे हैं, नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल है, केवल समझने के लिए, थोड़ा आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है ना। हो सकता है नहीं हो सकता भाई, अपन जिस घर में रह रहे हैं हो सकता है हमारा कभी उसको बेचने का ऑब्जेक्टिव रहा ही नहीं हो, हम शुरुआत से उसमें रहेंगे और लास्ट तक रह ही रहे हैं शुरुआत से, और लास्ट तक रहते ही रहेंगे, कभी बेचने का हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है बेच भी सकते हैं और रह भी सकते हैं। भाई अगर पैसा मिल जाए ज़्यादा, ठीक है ना, मान लो प्रॉपर्टी के दाम 4-5 गुना ज़्यादा बढ़ जाए, हमारे यहाँ पे एकदम से कोई ऐसी चीज़ आ जाए, ठीक है ना, एयरपोर्ट आ जाए मान लो, और हमारी प्रॉपर्टी या फिर कोई बड़ा सपोज कोई शॉपिंग मॉल खुल जाए, तो हमारी प्रॉपर्टी की दाम 4-5 गुना बढ़ गई, तो हम सेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और रहना तो है ही, कहीं और रह लेंगे जाके, छोटी कोई और जगह पे देख लेंगे। भाई 4-5 गुना ज़्यादा मिल जाएगा तो क्यों नहीं बेचेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है कि हमने ऐसी कस्में नहीं खा रखी केवल स्टे करेंगे, स्टे भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। और तीसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमने तो घर खरीदा है केवल और केवल बेचने के लिए, सेल करने के लिए। शुरुआत से हम केवल क्या सोचे हैं कि घर खरीदा है, सेल करेंगे बस केवल, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगर स्टे करे तो मैंने क्या बोला, क्या लगा दो, अमोर्टाइज कॉस्ट लगा दो। स्टे और सेल है तो FVT OCI, और सेल कर रहे हैं तो FVT P&L, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। OCI क्या होता है ये बाद में समझेंगे ना, अकाउंटिंग पार्ट अभी अपन पढ़ेंगे बाद में, और OCI को भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आप चीजें ये समझो जो अभी आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करने वाले हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और आपको अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। क्यों सर, क्यों लगने वाला है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पढ़ के अच्छा? क्योंकि आप सारा पढ़ चुके हो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, फाइनेंशियल लायबिलिटी जब पढ़ा था ना तभी पढ़ चुके हो, कुछ भी नया नहीं है। कैसे पढ़ा था आपने सर? वो टेबल बनाई थी हमने तो, ईयर्स 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए, फिर हमने लिख दिया था ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया था, इंटरेस्ट निकाला था, फाइनेंस कॉस्ट, याद है क्या? फिर हमने कुछ पेमेंट किए थे उसको लेस कर दिया था, और क्या निकाला था, क्लोजिंग बैलेंस निकाला था। तो यही करना है अभी आपको, कुछ अलग करना ही नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही सरल चीज़ है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2001 एन एंटिटी इन्वेस्ट $5,000 इन 10% लोन नोट्स, ठीक है। मतलब $5,000 आपने इन्वेस्ट किए डिबेंचर्स में, एक तरीके से लोन नोट्स का होते हैं, डिबेंचर मान लो, बॉन्ड मान लो। द लोन्स आर रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑन 31 दिसंबर 2003। बोल रहा है कि लोन जो है वो रीपे करेंगे प्रीमियम पे, ठीक है। प्रीमियम नहीं बता रखा कितना प्रीमियम है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, मतलब IRR दे रखी है 12% की। द कंपनी इंटेंड टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो विच कंसिस्ट सोलली ऑफ रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड हैव देयरफॉर चूजन टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल असेट्स एट अमोर्टाइज कॉस्ट। इससे सीधा सवाल आपको क्या मिलेगा, क्या बोल रहा है बताओ, यहां से पढ़ो भाई। अपन को शुरुआत में क्या समझ में आया कि इंटरेस्ट मिल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ब्याज मिल रहा है, और 3 साल बाद इनका रिडम्पशन हो जाएगा प्रीमियम पे, ठीक है ना। 3 साल की लाइफ है, तो मतलब प्रिंसिपल के साथ ये प्रीमियम पे कर देगा, है ना, रिडम्पशन हो जाएगा। तो मतलब क्या मिल रहा है यहाँ पे, सोलली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना, और तो कुछ मिल नहीं रहा। कंपनी इंटेंड टू कलेक्ट द कैश फ्लो विच कंसिस्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल। अब कंपनी बोल रही है कि हम चाहते हैं, इंटेंशन है हमारी कि हम कलेक्ट करेंगे कैश फ्लो को। इसका मतलब क्या है, क्या ये बेचना चाहती है क्या? नहीं, ये चाहती है कि हम मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट को हमारे
इस डिवेंचर जो हमने खरीदे हैं इसको होल्ड करेंगे, ठीक है ना। और इसलिए कंपनी जो है उसने अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगाने का फैसला किया है, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन द P&L एंड बैलेंस शीट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट फॉर द फाइनेंशियल असेट्स ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। 3 साल के लिए आपको काम करना है। क्वेश्चन का डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपको थोड़ा इजी रहेगा। आज हमने $5000 के डिवेंचर्स इशू करे हैं, ठीक है। 3 साल लाइफ है, 2001, 2 और 3। ये 31 दिसंबर 2001 है, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2003। अच्छा, 5000 का 10% मतलब 500 का ब्याज यहाँ पे, 500 का ब्याज यहाँ पे, 500 का ब्याज यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर 5000 का लास्ट में रिडम्पशन करना है, लेकिन प्रीमियम भी देना है। प्रीमियम कितना देना है हमें बताया नहीं गया है, ठीक है ना। प्रीमियम हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, IRR कितनी रखी है? अच्छा, ये सब तो जो है इनफ्लोज है, ठीक है। ये हमने खरीदा है, अब की बार आउटफ्लो है, समझ गए ना। ये तो भाई हमने 5000 के इन बॉन्ड्स परचेस करे हैं, इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो ये तो आउटफ्लो हो गया, बाकी सब इनफ्लो हो गए। और IRR क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 12% की। क्या करोगे बताओ? टेबल बनाओ। आपको टेबल बनाना आती है, कुछ भी अलग नहीं है, वही तरह का क्वेश्चन है। ईयर्स 1, 2, 3। सबसे पहले क्या लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस। फिर अब की बार फाइनेंस कॉस्ट होगी कि फाइनेंस इनकम होगी? बताओ। आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ब्याज से आपको क्या मिलेगा? ब्याज से आपको इनकम मिलेगी, ठीक है ना। और कुछ कैश लास्ट में रिसीव हो जाएगा, हर 3 साल में, हर साल भी रिसीव होता रहेगा इंटरेस्ट। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे? क्लोजिंग। चलो, ईयर्स। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5000 का। फाइनेंस इनकम कितनी रिकॉर्ड करेंगे हम? वही 12% की रेट से 600 है ना भाई। फाइनेंस इनकम तो IRR के हिसाब से इनकम रिकॉर्ड करते हो ना आप तो, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में। कैश रिसीव कितना हो गया? 500। तो क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा कितना? 5100 आ जाएगा शायद। 5000 प्लस 600 माइनस 500, 5100। फिर 5100 का 12% 612 माइनस 500, 5212। 5212 का बैलेंस आ गया, ठीक है। फिर फाइनेंस इनकम जो है कितनी रिकॉर्ड करोगे? फाइनेंस इनकम वही 12% के हिसाब से 625 की, ठीक है। कैश कितना रिसीव होगा? एक तो 500 का तो ब्याज रिसीव हो जाएगा लास्ट ईयर में, और 5000 का प्रिंसिपल रिसीव हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस कुछ बचेगा नहीं, और बाकी जो बचेगा वो प्रीमियम आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो 5212 प्लस 625 माइनस 5500, 337 का प्रीमियम आ गया भाई। बैलेंसिंग फिगर से निकल गया, ठीक है ना। मतलब लास्ट में देखा जाएगा तो इसको कितना पेमेंट मिल रहा है? 5337 का पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस 0 आ गया। अब ये जो क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि अपनी इनकम P&L में कितनी जाएगी, तो ये इनकम सारी की सारी ये P&L में जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ P&L। बैलेंस शीट्स में क्या फिगर जाएंगे? ये फर्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब 2000, जो पहला ईयर कौन सा था? 2001 था, तो ये 2001 में चला जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा बताओ? करंट असेट्स की नॉन करंट असेट्स? देखो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है 5100 से 5212। हमने समझा था ये चीज फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर, आपको याद हो तो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कोई भी करंट असेट्स नहीं है, सारी की सारी नॉन करंट असेट्स है। 5100 की पूरी अमाउंट क्या है? नॉन करंट असेट्स में शो होगी। 5212 क्या जाएगा? करंट असेट्स जाएगा। क्यों? ये नॉन करंट क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि देखो थर्ड ईयर में तो सब कुछ बैलेंस 0 हो जाएगा ना, इसलिए। तो सेकेंड ईयर के हिसाब से 1 साल के अंदर अंदर हम लोग रिकवर कर लेंगे 5212, और थर्ड ईयर में तो कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा।
और अगर हम कैश फ्लो, वैसे पूछा नहीं है, कैश फ्लो, ये सारा कैश फ्लो ही है, ठीक है, ये सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का आइटम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट से कुछ भी पेमेंट मिलता है, जैसे डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट कुछ भी मिलता है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, बट पूछा नहीं अपन से। क्लियर हुआ क्या? तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो ये देखो, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्रीमियम निकाला हुआ है इसने थोड़ा सा 337 का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम नाम से आ जाएगा 600, 612 और 625, और बैलेंस शीट में ये अमाउंट आ जाएंगे, पहले तो नॉन करंट असेट्स में, फिर करंट असेट्स में। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। देखो क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, अगेन हम डिस्कशन करते हैं, बार बार बात एक ही करते हैं, क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, ठीक है ना। बस पीछे की जो थ्योरी है वो हमें ढंग से समझनी है। अभी हमने अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड को स्टार्ट किया है, आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम OCI और P&L पे भी जाएंगे। जब तक आप रिवाइज करिए। थैंक यू।